हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टाइम में। मेरा नाम प्रियंका पाठक। ये एमपीपीएससी मेंस थर्ड पेपर की आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही है। पहली वीडियो अपलोड कर दी हुई है। आई होप आप सभी को ये पसंद आई हो। हम सेकंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहते हैं कि पहली वीडियो में एक गलती हुई थी जिसे आप प्लीज़ सुधार लीजिए। यहाँ पे 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है, वहाँ पे गलती हुई थी, प्लीज़ सुधार लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं आगे। पहला क्वेश्चन या इस सीरीज का 11वां क्वेश्चन, अभिकेंद्रक बल। वृत्तीय मार्ग पर किसी वस्तु को गति करने के लिए आवश्यक बल ही अभिकेंद्रक बल कहलाता है। वह बल उसे केंद्र से मिलता है। अब ये मैंने आपको बड़ी बड़ी राइटिंग में लिखा है जिससे आपको स्पष्ट और क्लियर बिल्कुल समझ में आए। आप जो आंसर राइटिंग की कॉपी होगी उसमें आपको न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्रश्न दिया रहेगा और नीचे 3 लाइनें दी रहेंगी। जहाँ बच्चों की राइटिंग के हिसाब से उन्हें जगह मिलेगी, वहाँ पे हो सके तो छोटी छोटी राइटिंग का प्रयोग करें, जिससे आप ये एक लाइन में परिभाषा, एक लाइन में उससे संबंधित सूत्र और तीसरी लाइन में आप एक उदाहरण दे सकें। मैंने आपको इस लेक्चर में 3 उदाहरण दिए हैं, आप एक उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे कि F बराबर mv² अपन r भी अगर लिखते हैं तो वो गलत नहीं होगा। अगर हमारे पास जगह है तो हम लिखेंगे अभिकेंद्रीय बल बराबर द्रव्यमान गुणित चाल का वर्ग बटे त्रिज्या। और आप ये इन 3 उदाहरणों में से एक उदाहरण का उपयोग कर सकते हैं। पहला उदाहरण है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। मतलब जो सूर्य रहेगा वो केंद्र में रहेगा, ठीक है, और उसके चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं उन्हें एक अभिकेंद्रक बल के जरिए ही वह उसके चक्कर लगा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है किसी मोड़ पर कार की गति। तीसरा है चंद्रमा तथा कृत्रिम उपग्रह की गति, जो पृथ्वी उसके केंद्र में होगा, चंद्रमा उसकी परिक्रमा कर रहा है, ये अभिकेंद्रक बल के कारण ही संभव है। 12वां क्वेश्चन है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल मैंने यहाँ पे या करके 2 परिभाषा लिखी हैं, आपको जो सरल लगे वो आप लिख सकते हैं और एक डायग्राम के जरिए आपको बताने की कोशिश की गई है। यह एक छद्म या जड़त्वीय बल है। इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत कार्य करती है, ठीक है। ये अभिकेंद्रीय बल उसको केंद्र की ओर खींचता है वस्तु को, और अपकेंद्रीय बल उसे केंद्र से बाहर की ओर। या दूसरी परिभाषा देखें तो वस्तु के वृत्तीय मार्ग पर गति करने वाली वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर, जी यहाँ डायग्राम में देखिए, बाहर की ओर एक बल कार्य करता है, इसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। उदाहरण, कपड़ा सुखाने वाली मशीन। आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा सुखाने वाला पोर्शन होता है, उधर कपड़े डालते हैं तो वो आपको जब बंद करेंगे मशीन तो आपको उसके किनारे पे कपड़े मिलते हैं, मतलब कि वह अपकेंद्रीय बल की द्वारा बाहर की ओर फेंकते हैं। दूसरा, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन। 13 क्वेश्चन, ससंजक बल, कोहेंसिव फोर्स। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ससंजक बल कहलाता है। ये हमारी डेफिनेशन हुई। इसमें एक पॉइंट दे सकते हैं, ठोस में ससंजक बल का मान अधिकतम होता है और गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है। उदाहरण देखते हैं, द्रव की बूंदों का संपर्क में आकर बड़ी बूंद का बनना। जैसे ये छोटी छोटी बूंद हैं, ये मिल जाएंगी तो एक बड़ी बूंद का निर्माण करेंगी। ये जो बड़ी बूंद बनती है ये ससंजक बल के कारण होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है ठोस पदार्थ की आकृति का निश्चित होना, ये ससंजक बल का ही उदाहरण है। आगे, आसंजक बल, भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल। ससंजक बल क्या होगा, एक ही परमाणु होंगे उनके बीच लगने वाला। असंजक बल मतलब किसी भिन्न भिन्न वस्तु के बीच, अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल असंजक बल कहलाता है। इसी बल के कारण ही वस्तुएं आपस में चिपकती है। उदाहरण से समझेंगे, ब्लैक बोर्ड है, उस पे हम चौक से जो भी लिखते हैं तो ये संभव है असंजक बल के कारण ही। सेकंड, पौधों के ऊतकों तथा जल के अणुओं के बीच लगने वाला बल। दोस्तों देखिए, परिभाषा तो लगभग आपको सभी नोट्स किसी भी बुक्स में सेम मिल जाएगी, पर हम अगर इम्प्रेशन सामने वाले टीचर पर, चेक करने वाले पर दिखाना चाहते हैं तो उसको हम उदाहरण के जरिए यहाँ पे दिखा सकते हैं, और बाकी आपकी प्रेजेंटेशन आप कितना सुंदर वहाँ पर देते हैं। आगे 15 क्वेश्चन है उत्प्लावक बल। द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल द्रव का उत्प्रेक्ष
उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहलाता है। ये सिद्धांत जो है आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। ये वस्तु जब हम द्रव में डुबाते हैं, या आप चित्र में देख रहे हैं, तो इसने कुछ द्रव हटाया जो यहाँ पे स्टोर हो गया है, इसके जरिए हमने दिखाया है। तो वस्तु के भार में क्या आती है, कमी आती है, और इस पे एक ऊपर की ओर बल कार्य करता है जो उसे ऊपर धक्का देता है। मतलब ये कोई भी वस्तु अगर द्रव में तैर रही है तो वह उत्प्लावक बल के द्वारा, जो किसने प्रतिपादित किया था, आर्किमिडीज ने। आगे देखते हैं 16 क्वेश्चन है बल के प्रभाव। अब बल के प्रभाव है तो मैंने यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दिए हैं। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो ऐसा आ सकता है, बल क्या है, बल का मात्रक और बल का प्रभाव लिखिए, तो आप वो 5 नंबर में उसका आंसर लिख सकते हैं। पहला, बल किसी स्थिर वस्तु को गतिमान या गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में ला सकती है। सेकंड, बल गतिशील वस्तु की चाल व दिशा में परिवर्तन ला सकती है। थर्ड है, बल वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन ला सकती है। आगे देखते हैं 17 क्वेश्चन है ऊर्जा। आपने देखा कि हमारा पहला टॉपिक जो था वो कार्य, बल और ऊर्जा था। इसके अंतर्गत हमने बल, बहुत सारे बल अभी देखे। अब आगे है ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा की परिभाषा, कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। जो कार्य करने की क्षमता होगी तो क्या कहलाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। ये 2 प्रकार का होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा अदिश राशि है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक कार्य के समान जूल है। ठीक है, अब जो ये कार्य करने की क्षमता है, इस लाइन का हम उपयोग गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा बनाने में भी कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। 18 क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा। वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता, वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता ही गतिज ऊर्जा कहलाती है। काइनेटिक एनर्जी, अब गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 द्रव्यमान गुणित वेग का वर्ग। उदाहरण में देखते हैं, इसे हम 1/2 mv स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास टाइम कम है, हमें समय बचाना है, आंसर राइटिंग में टाइम लग रहा है, तो आप ये इतना भी लिखकर आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण, चलती हुई कार, अगर वो चलती हुई है मतलब गतिमान है, उसमें एक गतिज ऊर्जा है। एक की पॉइंट है, अगर हम आगे लिख सकते हैं, जैसे इतना हमारा एक लाइन में ये और फॉर्मूला बन जाता है, तो एक लाइन में उदाहरण और इसको देंगे तो ये हमें 1 नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि वस्तु में गतिज ऊर्जा रेखीय वेग और कोणीय वेग दोनों के कारण उत्पन्न होती है। अगर वह सीधी जा रही है तो वो रेखीय वेग है, अगर वो वृत्तीय मार्ग में गति कर रही है तो वहाँ पे कोणीय वेग लगेगा। दोनों के कारण ही हम गतिज ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। 19 क्वेश्चन है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, मतलब कि वस्तु जो है वो विराम अवस्था में है। ठीक है, तो वस्तु की उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा mgh। अब अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान गुणित गुरुत्व जनित त्वरण गुणित ऊंचाई। उदाहरण, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण। दूसरा उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे कि बांध बना के जो पानी को रोका जाता है, वो भी एक स्थितिज ऊर्जा का ही उदाहरण है। इस सीरीज का या इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 20, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब देखिए, ये वाला जो डेफिनेशन है, मैंने या करके 2 इसलिए लिखा है कि ये तो कोई भी लिखेगा, सारे बच्चे यही लिखेंगे, ये थोड़ा अलग है, इसको हम लिख सकते हैं, साथ में उदाहरण लिख सकते हैं। अगर हमें याद नहीं आता है तो हम फिर यही वाली लिखेंगे, कोई बात ही नहीं है। देखते हैं, किसी आयुक्त निकाय की कुल ऊर्जा समय के साथ नियत रहती है, मतलब कि समय के साथ वह नियत ही रहती है। या ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ठीक है, उदाहरण देखेंगे तो गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलना, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। हमने क्या किया है, ऊर्जा नष्ट नहीं हुई है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई है। दूसरा है विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।